हेलो स्टूडेंट्स, की हाल चाल। वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। आज हम लोग इस क्लास में ओजोन एंड इट्स डिप्लेशन, ये टॉपिक हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी बार एग्जाम में ये पूछा गया है, व्हाट इज द ओजोन लेयर एंड अबाउट इट्स डिप्लेशन। ठीक है, एंड साथ में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ये दो जो टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक काफी बार एग्जाम में पूछ लेता है, अबाउट द ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड ऑल्सो अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग। ओके, सो लेट्स बिगिन द टॉपिक नाउ। Before going to the topic, first of all, we will study about the ozone layer. Ozone layer के बारे में जानेंगे। ठीक है, ओजोन लेयर क्या होता है? बेसिकली एक लेयर है, कहाँ पे, किस लेयर में? डेट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो आपको पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर को फिजिकली डिवाइड किया गया 4 पार्ट में। पहला पार्ट हो जाता है हमारा, डेट इज ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद आ जाता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद आ जाता है दैट इज मीसोस्फेयर एंड अबाउट लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। ठीक है, और ये जो एक्सोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज फर्स्ट वन इज अबाउट आयनोस्फेयर एंड लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो हम लोग का ये जो टॉपिक है, ये जो स्ट्रेटोस्फेयर, इस स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है, इस लेयर में हम लोग को एक लेयर दिखेगा जिसको बोलते हैं हम लोग ओजोन लेयर। ठीक है, तो ये बता रहा है कि दैट इज अ लेयर दैट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर व्हिच कीप्स द टेम्परेचर कांस्टेंट। मींस यहाँ पे क्या होती है, ये इस लेयर में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, दैट इज इन द लोअर लेयर लेवल एंड ऑब्जर्व्स अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। तो यहाँ पे हम लोग एक और हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, आई थिंक ये टॉपिक पढ़े ही होगे आप लोग, कि स्ट्रेटोस्फेयर में ही क्या होता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ज्यादा कुछ टर्बुलेंस एकदम नहीं होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये आइडियल कंडीशन होता है फॉर द फ्लाइट। तो ये बात हो रही है यहाँ पे कि व्हाट इज ओजोन लेयर। इट इज अ लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर व्हिच कीप्स टेम्परेचर कांस्टेंट इन द लोअर लेयर एंड ऑब्जर्व्स अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। मींस यहाँ पे बात हो रही है कि मान लेते हैं सन है यहाँ पे, तो जैसा कि आपको पता है सन क्या करता है, रेडिएट करता है हीट एंड लाइट को, आपको पता ही है। तो ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, हीट एंड लाइट को रेडिएट कर रहा है, हीट एंड लाइट। अब ये क्या करता है, जब हमारा जो ये ओजोन लेयर की ओर आता है, तो यहाँ पे जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर लेता है और सम ऑफ द यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी वजह से क्या होता है, जो हीट एक्स्ट्रा जो हीट हो रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा हीट क्या कर रहा है, एटमोस्फेयर में आने से रोक ले रहा है। एक्स्ट्रा हीट हमारा क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा हीट हमारा क्या एटमॉस्फेयर में नहीं आ रहा। सो इस अगर एक्स्ट्रा हीट नहीं आएगा तो वी आर एक्चुअली मेंटेनिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। मींस हमारा जो लोअर लेयर, ये जो लोअर लेयर होगा, दैट इज अ लेयर बिलो दिस स्ट्रेटोस्फेयर, टेम्परेचर हमारा कम होगा एज कंपेयर टू दिस एरिया। तो ये बात हो रही है कि ये जो ओजोन लेयर क्या काम कर रहा है, दैट इज दीज आर एक्चुअली हेल्पिंग इन कीपिंग द टेम्परेचर लोअर एट द लोअर लेयर एंड ऑब्जर्व्स अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। मींस अप टू हियर ओके। नाउ समथिंग विल टॉक अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, दैट इज अ राइज इन द एवरेज मीन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। मींस यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमारा जो एवरेज मीन टेम्परेचर है, दैट इज अर्थ का, वो क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मींस इफ देयर इज राइज इन द टेम्परेचर, वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज साइज, एवरेज मीन राइज और एवरेज राइज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ऑन द अकाउंट ऑफ द एनहांस्ड कंसंट्रेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। तो हम लोग देखेंगे व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन द टेम्परेचर एंड दिस इज कॉल्ड एज द ग्लोबल वार्मिंग। ओके, सो ये जो कंसंट्रेशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस में, बहुत सारे गैसेस आ जाता है, जैसे हमारा हो गया वाटर वेपर आ जाता है, हमारा CF दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ठीक है, और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये क्या है, ये दैट इज इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस। ओके, तो जब इनका कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज देयर इज इंक्रीज इन द राइज ऑफ द टेम्परेचर इन द अर्थ। Now, okay, now if we talk about the that is a chlorofluorocarbon, that is a chlorofluorocarbon, that is CFC क्या बोलते हैं, that is chlorofluorocarbon। ये कंपाउंड देखो, ये कंपाउंड है, क्या है, कंपाउंड है। और ये कंपाउंड क्या करेगा ना, ये कंपाउंड क्या करता है, जो ओजोन लेयर है, जो ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है, ये क्या करता है, जा करके अटैक करता है ओजोन लेयर को। ठीक है, जब ओजोन लेयर को अटैक करेगा ना, तो O3 इज गोइंग टू बी दैट इज splitted into, it is going to be splitted into, there is oxygen and one nascent oxygen। और ये जो further nascent oxygen क्या करेगा, अगेन ओजोन से जाकर के रिएक्ट करेगा and this ozone layer is going to interact with this and oxygen is going to form। मींस यहाँ पे बात हो रही है, पहले ओजोन लेयर था and ये जो ओजोन कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन, मींस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ होल। इस एरिया में जितना भी ओजोन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे क्या बन गया, ओजोन होल बन गया। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, दैट इज ड्यू टू the effect or due to this harmful effect of this compound, that is the chlorofluorocarbon। ठीक है, now let's begin the topic।
फर्स्ट वन इज ओजोन एंड डिप्लेशन। तो हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ओजोन एंड व्हाट इज डिप्लेशन। ओजोन इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। हम लोग देखेंगे ओजोन एक्चुअली क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ओजोन है ये हमारा, तो ओजोन को अगर हम लोग यहाँ पे लेस देन, दैट इज ये हमारा वेवलेंथ इंडिकेट कर रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, वेवलेंथ, दैट इज लेस देन, दैट इज 200 नैनोमीटर। ये हमारा क्या वेवलेंथ हो गया। इतना अगर लाइट अगर रिएक्ट करता है विथ ऑक्सीजन से, तो हमारा जो ऑक्सीजन है, ये दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज गोइंग टू बी फॉर्म नेसेंट ऑक्सीजन, एंड दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इज गोइंग टू कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हाट, O3। यहाँ से हमारा क्या हो, दैट इज सोलर फॉर्मेशन हो गया हमारा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे दैट इज that is in the stratosphere, it is produced by the actions of the high energy radiation that is from the sun। तो ये किसके वजह से हो रहा है, that is produce हो रहा है, that is by the action of high energy radiation that is from the sun, extracting some molecules of the oxygen and converting them into the ozone layer। जो हम लोग यहाँ पे देख लिए, ये किसके वजह से, that is हमारा यहाँ पे लाइट आया, लाइट क्या किया, ऑक्सीजन को ब्रेक किया and it is further combined with the oxygen and to form the ozone, okay। तो बस इसका एक कंडीशन होता है कि ये जो लाइट का वेवलेंथ होगा मस्ट बी लेस देन, दैट इज 200 नैनोमीटर इसका वेवलेंथ होगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं। नाउ इट इज प्रेजेंट इन द रेयर अमाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो ओजोन, ये जो लेयर है और जो ओजोन है, इट इज अ गैस बोल सकते हैं। ये क्या बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक एस्टिमेट दिया गया है, दैट इज अबाउट, अगर मान लेते 2 मिलियन अगर मॉलिक्यूल्स है, उसमें से ओनली वन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो देख रहे हो इसका कितना कम चांसेस है, कम अमाउंट में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। मींस अप्रोक्सीमेटली 1 मॉलिक्यूल्स, मींस 1 मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ 2 मिलियन, मींस 2 मिलियन मॉलिक्यूल्स है, उसमें 1 मॉलिक्यूल्स हमारा क्या होगा, दैट इज ऑक्सीजन। मींस परसेंटेज ही निकाल लो, मींस इट इज द रेयर अमाउंट, इट इज द रेयर अमाउंट, ओके। Now, in the troposphere, oxygen is generated only in the small amount। अगर troposphere की बात करें तो ऑक्सीजन हमारा बहुत कम अमाउंट में जनरेट होता है, as compared to this the ozone that is present in the stratosphere, okay। Now, but in the stratosphere that is at 200, that is 20 to 50 किलोमीटर। अब पता है हमारा रेंज क्या होता है स्ट्रेटोस्फेयर का, that is up to 50 किलोमीटर। तो यहाँ पे it is present in significant amount। में से यहाँ बात हो रही है कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर का जो फॉर्मेशन या ओजोन का जो फॉर्मेशन होता है सिग्निफिकेंटली हाई होता है, एज कम्पेयर टू that is the ozone that is present in the ground, okay। अभी हम लोग जस्ट पढ़ रहे हैं कि ओजोन का जो फॉर्मेशन होता है किसकी वजह से होता है, दैट इज बाय द एक्शन ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन दैट इज फ्रॉम द सन, extracting some molecules of the oxygen and converting them into the ozone। आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ बट ओजोन डिक्रीज बाय द सनलाइट एक्टिंग ऑन अ नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट इन एयर। नाउ ओजोन ये जो होता है फर्दर क्या होता है कि ड्यू टू डिस्ट्रक्शन, सोलर डिस्ट्रक्शन की वजह से ये फर्दर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, दैट इज इट इज गोइंग टू, दैट इज इनटू ऑक्सीजन। मींस ओजोन जो पहले बना था, अब दैट इज हमारा जो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जब वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ओजोन है वो कन्वर्टिंग इनटू ऑक्सीजन। तो ये इसको बोलते हैं दैट इज सोलर डिस्ट्रक्शन। तो ये किसकी वजह से, दैट इज हमारा जब बहुत सारे जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये ओजोन डिक्रीजेस बाय द सनलाइट दैट इज एक्टिंग ऑन अ नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट इन द एयर। देखिए यहाँ पे बात हो रही है पॉल्यूटेंट, हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट दैट इज प्रेजेंट इन द एयर। तो पॉल्यूटेंट में हमारा बेसिकली आता है दैट इज ग्रीन हाउस गैसेस में बोल सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है, वाटर वेपर हो गया, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये सब हमारा क्या पॉल्यूटेंट है। ये क्या करता है, इट इज गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट ओजोन इनटू ऑक्सीजन, ठीक है। नाउ these pollutants are emitted by the air। ये जो पॉल्यूटेंट की बात की, ये किसके द्वारा एमिट किया जा रहा है, that is basically emitted by the jet aircraft and by the hydrocarbons from the automobiles exhaust। मींस यहाँ बात हो रही है that is और कहाँ से पॉल्यूटेंट, that is the hydrocarbons that is from the automobiles exhaust। मींस जो बर्निंग ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स में टॉकिंग अबाउट दिस, that is about the diesel and petrols and all। The concentration of ozone in the upper atmosphere is protective। तो इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो कॉन्सेंट्रेशन है ओजोन लेयर का इन द अपर एटमॉस्फेयर प्रोटेक्टिव होती है। क्या है, यही तो ये एक लेयर बनाता है ना, ये जो लेयर है क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। क्या किसकी वजह से प्रोटेक्ट की, मोस्ट ऑफ द जो हीट होता है ये बेसिकली अब्जॉर्ब हो जाता है, और जो वेवलेंथ होता है जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज वो क्या रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। तो इनडायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दिस अपर एटमॉस्फेयर दैट इज द ओजोन दैट इज प्रेजेंट इन द अपर एटमॉस्फेयर, ये काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव है एंड इट अब्जॉर्ब्स हीट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। पता ही है, अभी जस्ट बताया कि जो सन है वो सन क्या करता है, रेडिएट करता है हीट एज वेल एज लाइट को। तो हीट को ये बेसिकली क्या कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया। मींस पूरा का पूरा हीट यहाँ पे अर्थ पे नहीं आया। अगर अर्थ पे बहुत ज्यादा हीट आएगा तो दैट इज इट इज नॉट गुड फॉर द सर्वाइवल। सो यहाँ पे एक अच्छा काम के ये प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट बैक द अल्ट्रावायलेट रेज, ओके। नाउ
ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर आल्सो प्रोटेक्ट द अर्थ एंड इट्स बायोस्फीयर फ्रॉम द स्टार्ट। देखो ओजोन लेयर की बात ही कर रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है, क्या है कि ये जो एक्स्ट्रा हीट है जो सन रेडिएट कर रहा था वो कैसे ऑब्जर्व कर लिया। तो ये क्या होता है बेसिकली, इट इज गुड फॉर द बायोस्फीयर, इट इज गुड फॉर द बायोस्फीयर। क्या क्या वो जस्ट पढ़े, बायोस्फीयर बेसिकली क्या होता है, दैट इज इट इज अ कॉम्बाइंड that is it is a combined effect of hydrosphere, that is atmosphere and the lithosphere। ये तीनों मिलके क्या बनाता है, that is biosphere। तो ये बायोस्फीयर के लिए काफी अच्छा होता है। now but there is a danger for its depletion through harmful gases and increase in the level of carbon dioxide in the lower। अब देखो मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अगर बढ़ा देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का जब कंसंट्रेशन बढ़ाओगे ना तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के क्या करता है, हीट को ट्रैप कर लेता है। जब हीट को ट्रैप करेगा तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर इन द लोअर लेयर। अब जब इंक्रीज द टेम्परेचर अगर लोअर लेवल में इंक्रीज होगा तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट दिस ओजोन लेयर। ओके, now we'll study about the ozone or depletion of the ozone layer। The ozone hole, what is ozone hole? Ozone hole is actually a ozone depleted area। मान लेते हैं ये एक एरिया हमारा, ठीक है, ये हमारा किसका लेयर बना हुआ है, that is it is a layer of ozone। अब मान लेते हैं इस एरिया में ये जो एरिया है ये बेसिकली that is डिकम्पोज हो गया, मतलब डिकम्पोज डिस्ट्रैक्ट हो गया बाय द सनलाइट। ओके, और ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पे क्या एक बन जाएगा होल एंड दिस होल इज कॉल्ड एज दैट इज ओजोन होल। ठीक है, दैट इज ओजोन डिप्लेटेड एरिया। इट वाज डिटेक्टेड थ्रू सैटेलाइट इमेजिनरी कंडक्टेड बाय द नासा इन यूएसए। तो ये बेसिकली पहली बार देखा गया था बाय द सैटेलाइट इमेजिनरी। ठीक है, और किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था, दैट इज नासा, दैट इज इन यूएसए। सब्सिक्वेंटली मच साइंटिफिक रिसर्च हैज बीन गोइंग ऑन। अब देखो इस ये जो डिप्लेशन हो रहा है ओजोन का, तो ये डिप्लेशन होने की वजह से क्या होगा ना, अब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आएगा, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आएगा तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे स्किन को और आई को अफेक्ट करने वाला है। तो इसके ऊपर यहाँ साइंटिफिक स्टडी स्टार्ट होने वाला है और ये अभी चल भी रहा है। नाउ एनुअल डाटा इज बीइंग मेंटेन। अब यहाँ पे इसी ये जो ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है इसका एक प्रॉपर डाटा मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है, एंड एफर्ट्स बाय ऑलमोस्ट एवरी कंट्री आर बीइंग मेड टू रिड्यूस द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ओजोन मॉलिक्यूल्स। एंड साथ में यहाँ पे डाटा मेंटेन के साथ साथ यहाँ पे कंट्री क्या करे, कंसर्न शो कर रही है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर को हम लोग कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से बहुत सारे पॉलिसीज मेकिंग बन रहे हैं ताकि कंट्री काफी एफर्ट उठा रही है। जैसे कि हमारा एक सबसे भारत 6 जो B6 का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे कि हम लोग जो एग्जॉस्ट जो हम लोग व्हीकल्स चलाते हैं वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन होता है वो कम होता है। ये भारत 6 का कॉन्सेप्ट क्यों आया, ताकि B6 जिसे बोलते हैं, ठीक है, BS6 सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, BS6 बोलते हैं। ठीक है, तो ये बताता है कि हाँ इसमें क्या होता है, ये जो भारत 4 जैसा एज कम्पेयर टू भारत 4 डायरेक्टली हम लोग किस में आ गए, डेट इज भारत 6 में आ गए हम लोग, ताकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हम लोग को कम करना है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि कंट्री बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रही है ताकि इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ओजोन मॉलिक्यूल्स। ओके, नाउ बच्चों अगेन हम लोग पढ़ेंगे मेनी केमिकल्स दैट इज नेमली क्लोरीन एंड द ब्रोमीन अबेंड व्हिच आर थॉट टू कॉज द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर। नाउ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो क्लोरीन ब्रोमीन जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बैन कर दिया गया, बैन कर दिया गया क्यों, क्या कि ये जो क्लोरीन ब्रोमीन है काफी ज्यादा हार्मफुल है किसके लिए, ओजोन लेयर के लिए। क्या कि यही डिप्लेट करता है और बना देता है ओजोन होल। दैट्स व्हाई बहुत सारे केमिकल जैसे ये दोनों हो गया अब बैंड विच आर दैट इज बताया जाता है कि ये कारण है दैट इज बिहाइंड द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर। नाउ we'll talk about the chlorofluorocarbon, that is chlorofluorocarbon are regarded as a reason for the ozone hole that is near Antarctica। देखो पहली बार जो ओजोन होल देखा गया था कहाँ, अंटार्कटिका में देखा गया था। तो ये बताया जा रहा है कि इसका सबसे बड़ा रीजन कौन सा, that is this is called as CFC, that is chlorofluorocarbon। और ये CFC कहाँ पे यूज होता है, that is basically used in the refrigerant, aircraft and the air conditioner में यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये CFC कैसे, ये बेसिकली क्या होता है ना, CFC कंपाउंड है, इट इज गोइंग टू एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर, मींस ये चला जाता है एटमॉस्फेयर में एंड फाइनली ब्रेक डाउन द स्ट्रेटोस्फेयर। और फाइनली क्या करता है, अटैक करता है हमारा किसका, ये जो ट्रोपोस्फेयर ओजोन लेयर का जो बना ओजोन लेयर है उस पर जाके अटैक करता है एंड इट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड दे प्रोड्यूस क्लोरीन। अब देखो क्लोरीन ये जाकर जब अटैक करता है और ब्रेक करता है, मींस दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज गोइंग टू ब्रेक इनटू व्हाट, क्लोरीन। और ये जो क्लोरीन है इट इज हार्मफुल फॉर ओजोन लेयर और फाइनली ये क्या करता है, ओजोन लेयर को डिप्लेट करते हैं, ओजोन होल बनाता है। ओके, नाउ
वोल्केनोस प्ले अ रोल इन द ओजोन डिप्लेशन। देखो वोल्केनोस जब होता है ना तो वोल्केनोस से बहुत सारा हार्मफुल गैसेस निकलता है, ठीक है। और उसमें से सबसे बेस्ट एग्जांपल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये कैटलिस्ट जैसा काम करता है, कैटलिस्ट जैसा काम करता है। और ये क्या करता है, डिस्ट्रक्टिव मींस ये क्या कर रहा है, जो क्लोरीन है जो कि प्रेजेंट एटमॉस्फेयर वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है। और फाइनली जो ओजोन होल होगा वो क्या होता है, एरिया उसका बढ़ता जाएगा। Why? Because there is increase in the concentration of sulfur dioxide. Now, tropospheric ozone increases especially in the northern hemisphere, but in it is a smaller means यहाँ पे बात हो रही है जो ओजोन जो होगा, ये जो ओजोन का इंक्रीज हो जाएगा डेट इज हमारा ट्रोपोस्फेयर में इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू नॉट इन द southern hemisphere. Now, another cause of destruction of ozone layer that is discovered recently about the solar storm. तो एक और cause बताया जा रहा है कि there is a reason behind the destruction of ozone, that is solar storm. Solar storm क्या होता है, it is talking about that is sun, that is solar wind. It is talking about the solar wind. Okay, that is coronal discharge जिसको बोलते हैं, that is coronal mass ejection की वजह से होता है, ठीक है। सोलर फ्लेयर्स हो गया मींस फ्लेम जैसा जो निकलता है, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखो ये अर्थ है ना, ये जो फ्लेम है ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। नाउ A largest ozone hole was noticed in September 2000 near Antarctica. तो यहाँ पे देखो याद रखना कि सबसे लार्जेस्ट ओजोन होल कहाँ पे देखा गया था, इन सितंबर 2000 में, कहाँ पे, नियर अंटार्कटिका। द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल हैज बीन एट्रीब्यूटेड लार्जली टू द एक्टिविटीज। ये जो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन हुआ किसके वजह से हुआ, दैट इज ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ मैन। जितना भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया, कुछ भी होता है वो किसकी वजह से होता है, दैट इज हमारे इसके पीछे एक्टिविटी, दैट इज द एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। मींस जो व्यक्ति हम ही कारण होते हैं, दैट इज बिहाइंड एनी कॉज एनी डैमेज इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है द फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन होल हैज एट्रीब्यूटेड लार्जली टू द एक्टिविटीज ऑफ मैन, मींस हम लोग ही इसके पीछे हुए। द ओजोन डिप्लेशन दैट इज रिजल्टिंग इन द ओजोन होल इज मोर कॉमन टू अंटार्कटिका वेयर द टेम्परेचर आर द लोवेस्ट। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है ये बेसिकली काफी ज्यादा कहाँ पे देखा जाता है, हद तक अंटार्कटिका में देखा जाता है। क्यों, क्या यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, यहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है, दैट इज अबाउट -89 डिग्री सेल्सियस के लमसम में होता है, ठीक है। नाउ ड्यू टू द बीटर एंड द कोल्ड अंटार्कटिका विंटर, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम होता है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेटोस्फेरिक आइस क्लाउड है ये क्या करता है, प्रोमोट करता है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ केमिकली एक्टिव क्लोरीन एंड ब्रोमीन। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो क्लाउड है, आइस क्लाउड है, ये क्या करता है, प्रोडक्शन किसका, प्रोडक्शन एक्टिवेट कर देता है, दैट इज क्लोरीन एंड ब्रोमीन का। और ये जो क्लोरीन एंड ब्रोमीन इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट द ओजोन लेयर एंड दैट इज दे आर गोइंग टू मेक द ओजोन होल, ठीक है। नाउ if we talk about the Antarctic, if we talk about this Arctic environment, यहाँ का एटमॉस्फेयर ठंडा होता है बट नॉट दैट, मतलब यहाँ पे अगर मतलब आर्टिक सर्किल में देखें तो यहाँ टेम्परेचर ठंडा तो होता है बट एज कम्पेयर टू अंटार्कटिक सर्किल यहाँ पे ठंडा नहीं होता है। सो यहाँ पे प्रोमोट नहीं होता दैट इज प्रोडक्शन ऑफ केमिकली एक्टिव क्लोरीन ब्रोमीन। जब इसका जो प्रोडक्शन नहीं होगा तो जिसका प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम लोग को ओजोन होल नहीं दिखेगा, ठीक है। Now, so that's why it is written that we does not get cold enough for the creation of fully developed ozone hole, ठीक है। Now we'll study about the global warming, very important topic। हम लोग देखते हैं recent climate studies have shown that the global mean temperature on the earth is rising। तो अभी recently जो climatic study जो देखा गया है कि हमारा जो global mean temperature है ये क्या कर रहा है, rise कर रहा है, ये क्या कर रहा है, rise कर रहा है, and this phenomena is known as greenhouse gas है। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। याद रखना ये जो अभी रिसेंटली हमारा जो ट्रेडिशन देखा गया है, जो क्लाइमेट चेंज का स्टडी देखा गया है, तो ग्लोबल मीन टेम्परेचर मींस ग्लोबल का जो एवरेज टेम्परेचर है ये क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। और क्यों हो रहा है, दैट इज इट रिजल्ट ड्यू टू एनहेंस कंसंट्रेशन, एनहेंसमेंट दैट इज इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। एंड दैट इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। तो जस्ट हम लोग ही इसके पीछे कारण है, ठीक है। नाउ कॉजेस ऑफ वार्मिंग, हम लोग क्या क्या देखेंगे, कॉजेस ऑफ वार्मिंग क्या क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या इंप्लीकेशन होता है, क्या कॉज हो सकता है। सम चीफ कॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग आर डिस्ट्रक्शंस ऑफ द ओजोन होल। पहला क्या होगा, दैट इज डिस्ट्रक्शन। अगर ओजोन होल का डिस्ट्रक्शन हुआ तो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम रे ऑफ सनलाइट अंदर जाएगा, और मैक्सिमम सन रे ऑफ लाइट अंदर जाएगा तो हमारा जो हीट है एटमॉस्फेयर का वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओजोन होल। वी हैव स्टडीड दैट इन दिस चैप्टर दैट ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रे ऑफ द सन एंड इट्स डिप्लेशन कंट्रीब्यूट
कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग। ऑब्वियस है, अगर मान लेते हैं इस एरिया में डिप्लीट हो गया तो हमारा जितना पूरा सन रेज आ रहा है पूरा का पूरा लाइट हमारा किस अर्थ पे आ गया, अर्थ पे आ गया तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो वही तो टेम्परेचर जब इंक्रीज हुआ तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग कहलाएगा। नाउ we'll talk about the greenhouse effect, ठीक है। एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ सम ऑफ द गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो बहुत सारे जो कि ये जो गैसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, इनका अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, जैसे क्या हमारा कौन कौन सा गैसेस इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर वेपर, ये रेस्पॉन्सिबल होता है डेट इज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द एनर्जी बैलेंस एंड थस इंक्रीजिंग द हीट ऑन द अर्थ, ठीक है। तो यही जो ये जो एयर है यही रेस्पॉन्सिबल है डेट इज इन ऑर्डर टू डिस्टर्बिंग मीन्स यहाँ पे एनर्जी बैलेंस, जो हमारा एनर्जी बैलेंस मेंटेन कर रहा है, मीन्स जितना एनर्जी आया सन से उतना एनर्जी रिटर्न बैक हुआ और कुछ एनर्जी हमारा क्या होता है ट्रैप कर जाता है एटमॉस्फेयर में। अब मान लेते हैं ये जो एक्यूमुलेशन, ये जो हमारा ग्रीन हाउस गैसेस का जब एक्यूमुलेशन हो जाएगा एटमॉस्फेयर में तो ये क्या कर डिस्टर्ब कर देगा एनर्जी बैलेंस को, और जब एनर्जी बैलेंस डिस्टर्ब होगा मींस देयर इज अ राइज इन द टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर और ऑन द अर्थ। और देखो fossil fuel based industries and the men's lifestyle have resulted in the unprecedented rise of these gases। देखो यहाँ बात हो रही है कि जो fossil fuel का जो कंजम्पशन है बहुत ज्यादा हो गया अभी के समय में, और एट द सेम टाइम जो मेंस का जो लाइफ स्टाइल, जैसे हम लोग परफ्यूम हो गया, डिओड्रेंट हो गया, ये सब यूज करते हैं, यही रेस्पॉन्सिबल है डेट इज दीज अनप्रेसिडेंटेड, बहुत ज्यादा अचानक इंक्रीज हो जा रहा है दीज गैसेस का, और दीज गैसेस आर नोन एज द ग्रीन हाउस गैसेस। This is because they act in the lower layer of the atmosphere like the glass of the greenhouse gas। Okay, so यहाँ पे बात हो रही है ये जो गैसेस हम लोग पढ़े, ये गैसेस क्या करता है, एक ग्लास जैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो ग्लास क्या करता है ना, ग्लास क्या करता है, ये एनर्जी को क्या करेगा अंदर आने दे देगा, पर यहाँ पे जब ग्लास बंद है, देखो यहाँ पे एक घर बना लो, ये जो ग्लास का ऊपर का एरिया इस ग्लास का बना हुआ, तो यहाँ पे जब हीट आएगा ना तो हीट तो आया, यहाँ पे जब हीट क्या रिटर्न बैक नहीं होगा, मीन्स यहाँ पूरा हीट ट्रैप हो जाता है। तो ये यहाँ पे ये ग्रीन हाउस गैसेस को ही बोला जा रहा है, ये ग्लास है, ठीक है, इट इज बिहेविंग लाइक अ ग्लास ऑफ द ग्रीन हाउस। नाउ we have seen a greenhouse that is which is converted into glass। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लास है। इट अलाउज सन्स रे टू पेनिट्रेट इनटू द ग्रीन हाउस, तो यहाँ पे अलाउ करता है कि हाँ भाई आ जाइए लाइट, बट ब्लॉक्स द रेडिएशन ऑफ द हीट फ्रॉम द ग्रीन हाउस, मीन्स फिर ब्लॉक करके रखता है, मीन्स ओवरऑल पूरा हीट यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा एंड बैक इनटू दैट मीन रिटर्न बैक नहीं होने देगा, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ सन रे है, यहाँ सन्स का रोड सोलर रेडिएशन आया, यहाँ पे क्या क्या स्ट्रेटोस्फीयर में हमको पता है कि ओजोन लेयर है, तो मोस्ट जो हार्मफुल रेडिएशन होगा वो रिटर्न बैक हो जाएगा, बहुत सारा जो हीट होगा यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे ड्यू टू दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक्टिविटीज, इससे कारण क्या होता है, दिस ओजोन लेयर इज गोइंग टू डिप्लेट, ठीक है। अगर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के बारे में जानेंगे तो यहाँ पे सोलर रेडिएशन आया, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लाइट है क्या होता है रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, मोस्ट ऑफ द लाइट यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाता है, और यही ऑब्जर्व क्या होता है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, द इफेक्ट ऑफ दिस टू वार्म द अर्थ सरफेस एंड द लोअर एटमॉस्फेयर इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ओके, नाउ the increase, now what is greenhouse effect, that is the increase in the temperature that is due to the concentration of the greenhouse gas is known as the greenhouse effect। now द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नॉट कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन, तो याद रखना ये ऐसा नहीं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा द इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज इन टेम्परेचर जो होने वाला ये एक पर्टिकुलर रीजन में इसका कोई इंप्लीकेशन होगा, नहीं, इट हैज अ ग्लोबल इम्पैक्ट, इस है ग्लोबल इम्पैक्ट है। एंड अगर इसको हम लोग चेक नहीं करते हैं तो मींस द अक्यूमुलेशन ऑफ दीज गैसेस फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड द एग्रीकल्चर कुड डैमेज, कुड चेंज द टेम्परेचर एंड द रेनफॉल पैटर्न, द सी लेवल ऑफ द अर्थ। मान लेते हैं इसको अगर हम अनचेक नहीं करते, मींस इफ यू आर नॉट गोइंग टू कंट्रोल दीज गैसेस, तो इसका इंप्लीकेशन जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, रेनफॉल पैटर्न क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, राइज इन सी लेवल देखा जाएगा, तो यही इसका इंप्लीकेशन हो जाएगा। And by realizing the potential danger of these gases, the United Nations Environment Program इन्होंने एक वर्ड डाला that is global warming। ये जो वर्ड वार्मिंग है, वार्मिंग क्यों डाला गया, ताकि that is in order to alert people about the danger। पर्पस क्या था, वार्निंग क्या होता है, डेंजर, वार्निंग कहीं पे डेंजर होता है तो वार्निंग का साइन दिया था, ताकि क्यों, ताकि पीपल अलर्ट हो जाए अबाउट दिस डेंजर, पीपल को अलर्ट करना, पब्लिक को अलर्ट करना है कि यस दिस इज वेरी डेंजर। सो दिस यूनाइटेड नेशन क्या एक्सप्रेशन यूज किया ग्लोबल वार्मिंग का। ओके,
Now, if we talk about this deforestation, that is clearing away of forest and the forest ecosystem on a large scale have poses several dangers to the life on the earth. मान लेते हैं deforestation होता है, ठीक है? Deforestation है basically that is cutting down of the tree. जब cutting down of the tree होगा and the forest ecosystem होगा, तो ये क्या कर रहा है directly indirectly क्या कर रहा है danger that is बहुत सारा जो eco species हैं जो कि forest में रहते हैं उनका लाइफ स्टाइल उनका जो लाइफ है वो डेंजर में होता है, ठीक है? एंड द ट्रीज, अब जैसे कि हम लोग को पता है कि जैसा ट्रीज है वो एसेंशियल होता है दैट इज एब्जॉर्बिंग द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। मान लेते हैं ट्री नहीं है, जब ट्री नहीं होगा तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या और बढ़ जाएगा। जब ट्री रहता है तो क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है बेसिकली ऑब्जर्व कर लिया जाता है ट्री के द्वारा, ठीक है? तो हम लोग क्या कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं, पर मान लेते हैं डिफोरेस्टेशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये जो गैस है वो तो और बढ़ते जाएगा ना। तो ये बता रहा है कि that is trees are essential for the absorbing excess carbon dioxide in there and they are also responsible for maintaining the fertility of the soil. How? मान लेते हैं ट्री है यहाँ पे, ठीक है? अब ये ट्री क्या कर रहा है यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जब विंड ब्लो होगा ना तो ये क्या करेगी यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल जो प्रेजेंट है ऊपर है तो ये क्या करेगा ब्लो नहीं होगा। जब ट्री को काट देंगे बायरन लैंड बना देंगे तो यहाँ डस्ट पार्टिकल्स क्या करेगा ऊपर हमारे हवा में आ जाएगा और ये डस्ट पार्टिकल्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करेगा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मींस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से दैट इज अर्थ के जो अर्थ सन आया अर्थ पे और अर्थ क्या के रेडिएट किया तो इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या करेगा अगेन यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है यहाँ पे जा करके ये क्या कम बैक पीछे आ जाएगा मींस अगेन रिटर्न बैक टू द एटमॉस्फेयर। अगर डस्ट पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में तो रिटर्न बैक होने वाला है रेडिएशन का तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगेन हमारा एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है इन टेम्परेचर वहां पे इंक्रीज हो जा रहा है। अगेन हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। 1 सेकंड समझिए मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सन रे आया और जो रिटर्निंग ये जो रे होता है इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है? तो रेडिएशन जहां पे अर्थ क्या कर रहा है रेडिएट कर रहा है हीट को, तो जब अर्थ रेडिएट किया हीट को तो ये क्या करेगी जो डस्ट पार्टिकल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है वो क्या करेगा रिटर्न बैक, ये जो रेडिएशन आया था अर्थ के द्वारा ये रिटर्न बैक हो जाएगा फिर अगेन अर्थ के ऊपर। तो अगेन यहाँ पे दोबारा हीटिंग हो गया ना जी, और दोबारा हीटिंग होगा तो हमारे यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? तो वही बता रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? तो ये किसकी वजह से हुआ, डिफोरेस्टेशन की वजह से हुआ। तो इसीलिए हम लोग को ध्यान देना है कि वी शुड डू एफोरेस्टेशन नॉट डिफोरेस्टेशन, ओके? नाउ एक और बात हम लोग को पता है कि जैसे हमारा जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ काफी ज्यादा क्या होता है गर्म हो जाता है काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इट हैज कॉज एक्स्ट्रा कूलिंग एट नाइट बिकॉज बेयर्स लैंड में जो सीधा मतलब खाली बंजर जमीन होगा बंजर सॉइल होगा इट्स गेट कूलर एंड द वार्म मोर क्विकली देन द सॉइल कवर्ड विद द वेजिटेशन। तो यहाँ पे बात हो रही है अगर मान लेते हैं वेजिटेशन है तो वेजिटेशन को ठंडा और गर्म एज कम्पेयर टू द बैरन सॉइल वो काफी ज्यादा गर्म होगा काफी ज्यादा ठंडा होगा। तो ये जो इम्बैलेंस होने वाला है ये क्या कर रहा है अफेक्ट करता है ग्लोबल वार्मिंग। ये किसकी वजह से होता है दैट इज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग इज डिस्ट्रॉयड एज द रिजल्ट द एटमॉस्फेयर मींस यहाँ पे बात हो रही दिस एटमॉस्फेयर इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। व्हाई और टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो मींस वी आर डायरेक्टली डिस्ट्रॉइंग द एटमॉस्फेयर। व्हाई बिकॉज वी आर एक्चुअली डिप्लेटिंग द ओजोन लेयर। Now this can result in the change in the climate of the earth। जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगा तो हमारा जो क्लाइमेट हो जाएगा अर्थ का वो चेंज हो जाएगा। ऑलरेडी द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज ऑन द राइज, जैसे कि अभी पता चला गया है अभी क्लाइमेटिक स्टडी के द्वारा कि हमारा जो सरफेस ऑफ द टेम्परेचर जो सरफेस टेम्परेचर अर्थ का वो क्या क्या राइज हुआ है, ठीक है? And the global mean temperature that is increased by approximately 0.6 डिग्री सेल्सियस in the 20th century। अगर हम लास्ट 20th सेंचुरी के देखें तो यहाँ पे कितना डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज हो दैट इज 0. डिग्री सेल्सियस का। और अगर मान लेते हैं 2000 से लेके 2021 के बीच में अगर देखें तो इसके बीच में बोला जा रहा है कि दैट इज अबाउट 1.4 डिग्री सेल्सियस टू 5.8 डिग्री सेल्सियस होने के चांसेस है, ठीक है? तो ये ध्यान देना है कि हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। ये अगर जो 20th सेंचुरी में कितना राइज हुआ माल 0.6 डिग्री, अभी अगर 21st सेंचुरी में राइज होने का चांस है दैट इज 1.4 डिग्री सेल्सियस टू 5.8 डिग्री सेल्सियस। अगर ऐसा कुछ होता है तो मींस वी आर एक्चुअली लूजिंग सो मेनी एरियाज सो मेनी लाइफ एंड स्पेसेस लाइक दैट, ओके? तो हम लोग को इस पे ध्यान देना है कि नो वी शुड यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि हमारा जो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए ओनली 1.4 या 1.5 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रहे। अगर इससे थोड़ा सा भी ज्यादा अगर होता है ना तो हमारा ग्लेशियर्स मेल्ट करेगा मीन्स बहुत सारे एरिया जो कोस्टल एरियाज में लाई करता है वो डूब जाएगा, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हम लोग एज अ स्टूडेंट्स हम लोग एज अ टीचर हम लोग को काफी ज्यादा इस पे ध्यान देना है रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग, ओके? नाउ
First one is rise in the sea level. Over the last 100 years, because of the global warming, ice reserves has melted. तो देखो अभी लास्ट अगर 100 ईयर देखा जाए तो यहाँ पे ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर आइस का जो रिजर्व्स वो मेल्ट हो जा रहा है, ठीक है, एंड द सी लेवल हैज राइजन अबाउट 10 to 25 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इट इज प्रेडिक्टेड दैट अबाउट 2021 ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2021 तक हमारा जो हो जाएगा, जो ओशियन का जो राइज हो जाएगा लेवल का, वो अबाउट 2.5 to 6.5 सेंटीमीटर। देखो बहुत बड़ी बात बोल दे रहे हैं भाई, यहाँ पे बताया जा रहा है कि लास्ट अगर 20th सेंचुरी में देखा जाए तो वहां पे मात्र राइज हुआ दैट इज 10 to 25 सेंटीमीटर। पर अभी अगर हम लोग अगर ध्यान नहीं देना तो हमारा जो ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है दैट इज अबाउट 2.5 to 6.5 फीट तक हमारा क्या हो जाएगा, सी लेवल में राइज देखने को मिलेगा। एंड इट हैज अ डिजास्टरस इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया जा रहा है, इट हैज अ डिजास्टरस इफेक्ट ऑन द ह्यूमन हैबिटेट्स ऑन द सी कोस्ट। दैट इज ऐसा बोला जाता है दैट इज 1/3 ऑफ द जो ह्यूमन पॉपुलेशन है that is lives within about 60 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट लाइन। तो अब देखो मान लेते हैं राइज इन सी लेवल होगा तो ये जो कोस्टल एरियाज में जो ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं उनका जो लाइफ स्टाइल उस पर चेंज होगा ना। मेनी टाउन्स इन द सिटीज उस सबमर्ज अंडर वाटर। तो भाई ध्यान दे दो, अभी से हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कैसे रिड्यूस करना है वो आप क्या कर सकते हैं। बच्चों मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आप कमेंट सेक्शन में ये क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन हो गया, जैसे हमारा ग्रीन हाउस गैसेस हो गया, उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, और साथ में क्या करना है आपको, आप अपने स्तर से क्या कर रहे हैं, आप अपने स्तर से क्या कर रहे हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस, इन ऑर्डर टू डिक्रीज द ग्रीन हाउस गैसेस। ओके बच्चों आप इसे कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि जो अच्छा आंसर लगेगा मैं उसे पिन आउट कर दूंगा, ठीक है। नाउ if we talk about the precipitations, now warming of the atmosphere with considerably increase its moisture। देखो मान लेते हैं कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया तो जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो मॉइस्चर लेडिंग कैपेसिटी, जो मॉइस्चर लेडिंग कैपेसिटी होगा एयर का वो भी बढ़ जाएगा ना जी। जब वो बढ़ जाएगा तो मीन्स हमारा जो पैटर्न, जो रेनफॉल का पैटर्न वो भी उसमें चेंजेस होने का देखने को मिलेगा, ठीक है। जब मीन्स अगर ज्यादा रेन होगी तो ज्यादा रेन होगी तो हमारा फ्लडिंग होने का चांसेस भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो रही है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो मॉइस्चर लेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा, मॉइस्चर लेटिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा तो रेनफॉल हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू अर्ली। और जब रेनफॉल बहुत ज्यादा होगा तो वो कंडीशन कहलाता है हमारा दैट इज कॉल्ड एज फ्लड, ठीक है। तो देख रहे हो ना ये जो ग्रीन हाउस गैस कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। सो बच्चों इस पे ध्यान देना है आपको। Now, warming of the atmosphere with considerably increase its moisture letting capacity, while the troposphere warms up। जैसे हम लोग troposphere warms up, stratosphere will cool down। जैसे हम लोग को देखते हैं जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा जो ट्रोपोस्फेयर वार्म हो जाएगा एज कम्पेयर टू द स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये जो यहाँ पे जो डिफरेंशियल जो होगा, चेंज इन टेम्परेचर जो हुआ वो कम हो गया, ठीक है। एंड दिस वुड वाइड स्प्रेड चेंज इन द रेनफॉल पैटर्न ड्यू टू द चेंज पैटर्न ऑफ द एयर मास मूवमेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, रेनफॉल हमारा पैटर्न चेंज हो जाएगा ड्यू टू चेंज पैटर्न ऑफ द एयर मास मूवमेंट, एंड द रेनफॉल इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन द हायर लैटिट्यूड इन बोथ समर एंड विंटर। तो बाद में ऐसा इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है कि हम लोग हायर लैटिट्यूड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे रेनफॉल इस एरिया में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। And these changes in the rainfall pattern are expected to leading to flood। अब देखो ये जो यहाँ पे अगर पैटर्न में रेनफॉल पैटर्न में चेंज हो जाएगा तो हमारा फ्लडिंग होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। नाउ we'll talk about the radiations that is imbalance। we are going to talk about the radiations imbalance, that is what is radiation imbalance, that is it is a balance between the radiation that is coming from the atmosphere and the radiation that is going out। मींस बात हो रही है जो हमारा और सन है, ये सन क्या करता है, रेडिएट करता है, तो जितना हीट ये रेडिएट किया उतना वो रिटर्न बैक हुआ कि नहीं हुआ, एंड दिस इज कॉल्ड एज रेडिएशन बैलेंस। एनी चेंज इन द बैलेंस, मान लो तो कोई चेंज अगर बैलेंस में होता है, एंड दैट हैज रैपिड इंपैक्ट ऑन द लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ बिकॉज इट हैज एन इंपैक्ट ऑन द सेंसिटिविटी, adaptability and the vulnerability of the whole biospheric system। यहाँ पे बात हो रही है कि अगर थोड़ा सा भी अगर हमारा एनर्जी चेंज या एनर्जी बैलेंस में इम्बैलेंस होता है तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे लाइफ स्टाइल को, लाइफ ऑल फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, दैट इज जितने भी लाइफ स्टाइल, जितने भी लाइफ है दैट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट, ठीक है। विथ इनकेस ग्लोबल वार्मिंग दैट इज मेनी स्पीसीज, बहुत सारे ऐसे स्पीसीज है वो क्या कि वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, उनका सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, तो दे आर गोइंग टू एक्सटिंक्ट, ठीक है, are expected to shift slowly poleward and towards the high elevations in the mountain areas। तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो ये क्या होगा, बहुत सारे स्पेसीज जिनको यहाँ पे इस टेम्परेचर में नहीं रहने लायक होगा तो ये क्या मूव करेगा दैट इज टुवर्ड्स द पोल एंड एज वेल एज टुवर्ड्स द माउंटेन एरियाज। मान लेते कोई स्पेसीज अगर मूव कर रहा है तो वो बहुत स्लो मूव कर रहा है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो मींस दीस स्पेसीज गोइंग टू एक्सटिंक्ट, ओके।
नाउ सिंस ट्रीज आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर, जैसे कि बताया था ट्रीज हमारा क्या होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है रिलेटेड टेम्परेचर। तो ट्रीज अगर अगर टेम्परेचर में इंक्रीज होता है तो मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये क्या करेगा, लार्ज स्केल हमारा क्या हो जाएगा, ट्रीज डेथ हो जाएगा। और ये जो ट्रीज की जगह कौन सा रिप्लेसमेंट ले लेगा, स्क्रब रिप्लेसमेंट ले लेगा। एंड मेनी स्पेसीज मे नॉट बी एबल टू माइग्रेट फास्ट, ऐसा भी देखा जाएगा कि बहुत सारे स्पेसीज जो मूव नहीं कर पाएंगे, मीन्स दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिसअपियर्स, मीन्स उनका लाइफ स्टाइल वो वनरेबल हो जाएंगे सीधा। Now, we'll talk about the agriculture. Agriculture, that is climate change will bring about substance। मान लेते हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ किसके वजह से, ग्रीन हाउस गैस की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ये क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सीरियल प्रोडक्शन पे अफेक्ट करने वाला है। कहाँ पे, ट्रॉपिक्स में। और जैसा कि आपको पता है ये जो सीरियल है, ये जो फूड है, ये क्या करता है, डोमिनेट करता है इन दिस एरिया। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली फूड पे शॉर्टेज होगा, तो मीन्स देयर विल बी मोर शॉर्टेज ऑफ द सीरियल्स। मीन्स ये क्या है, फूड शॉर्टेज होने का भी चांसेस होता है। ठीक है, now we will talk about the water resources। There is a great deal of controversies over the likely impact on water resources। देखो ऐसा बोला है जैसे यहाँ पे फ्लडिंग तो होने वाला है, क्या क्या अभी जस्ट पढ़े कि टेम्परेचर बढ़ने से हमारा रेनफॉल पैटर्न में चेंज होगा। जब रेनफॉल पैटर्न में हमारा चेंज हो जाएगा तो फिर फ्लड होने के चांसेस रहेगा। तो ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का काम है कि यहाँ पे इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा। पर हाँ, एक ये तो कंफर्म है कि ऑल आर एग्री दैट ग्लोबल जो फ्रेश वाटर जो कंडीशन होगा, ग्लोबल फ्रेश वाटर जो हम लोग पानी पीते हैं वो काफी ज्यादा उसका कंडीशन खराब हो जाएगा। ठीक है, बाय 2025 आई थिंक। अभी आप इसका इम्प्लीकेशन देख सकते हैं कि अभी हम लोग क्या बोतल वाला जार वाला पानी पीते हैं ना, पहले तो 10 साल या 5 साल पहले तो कोई जार वाला पानी नहीं पीता था। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कि हम लोग को फ्रेश वाटर, हम लोग को अच्छा पानी चाहिए पीने के लिए। तो यही बोला जा रहा है कि ये जो अभी 2000 अभी कितना चल रहा है, 2022 चल रहा है, तो 2025 आते आते हमारा जो फ्रेश वाटर का कंडीशन है बहुत खराब हो जाएगा। व्हाई, ड्यू टू द पॉपुलेशन प्रेशर एज वेल एज ड्यू टू द क्लाइमेट फैक्टर आल्सो। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द डिजीज, देखो टेम्परेचर और द प्रेसिपिटेशन, ये जो एक दो इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो हमारा प्रेसिपिटेशन बढ़ जाता है, और यही रेस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज दीज आर द टू फैक्टर्स दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज लाइक मलेरिया। और ये मलेरिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। एंड ये किसकी वजह से, दैट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टिंग ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। नाउ लास्ट ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगला जो पॉइंट है ना काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना है। द अर्थ इन द पास्ट हैज सेवरल फेजेस। अगर हम अर्थ हम लोग देखें तो अर्थ पहले आइस एज हुआ, आइस एज के बाद कुछ और है, पहले पूरा अर्थ पूरा हमारा किससे, आइस आइस पूरा था। उसके बाद धीरे धीरे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा तो हमारा क्या हो जाएगा, कुछ एरिया ऑफ लैंड हमारा क्या हो दिखा, फिर पीपल रहने लगे। तो यही बात हो रही है कि द अर्थ इन द पास्ट सेवरल फेजेस ऑफ द वार्म क्लाइमेट दैट इज फॉलोड बाय द आइसेज। इन द पास्ट दीज चेंजेस, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कॉन्सेंट्रेशन हुआ बहुत ज्यादा समय लगा, दैट इज टुक सेवरल थाउजेंड्स ईयर्स एंड सच चेंजेस मे नॉट टुक प्लेस ओवर फ्यू ईयर। मींस पहले सालों सालों लगता था, सालों हजारों साल लगता था, पर अब जो ये इंक्रीज इन टेम्परेचर जो होता है that caused within only a few decades or in a century। Okay, and during this such changes in the past, life forms हो गया, land forms हो गया, water bodies have changed। We can now expect such changes take place within a few centuries if we do not protect our environments। अगर मान लो अपना environment को अगर protect नहीं करते हैं तो means this concentration of carbon dioxide हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये बढ़ने के कारण हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर से हमारा क्या, ओवरऑल हमारा जो फॉरेस्ट हो गया, हमारा जो वाटर सिस्टम हो गया, हमारा जो लाइफ स्टाइल हो गया, एनिमल लाइफ हो गया, ऑल आर गोइंग टू डायरेक्टली इनडायरेक्टली गोइंग टू अफेक्ट। ओके, थैंक यू दोस्तों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।